Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 11th May 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about review of sedition law. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. So सेडिशन लॉ काफ़ी टाइम से न्यूज़ में आ रहा है. इसको हमें डिटेल में स्टडी करना चाहिए क्योंकि आने वाले मेंस एग्जाम्स में चाहे यूपीएससी हो या एपीएससी हो इसमें हम लोग क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टॉपिक से. तो सेडिशन को लेकर के ब्रिटिश टाइम से ही एक कानून है. इनफैक्ट इट वाज ब्रॉट इन 17th सेंचुरी इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू और ये ब्रिटिश टाइम से और ब्रिटिश सोसाइटी का ये ओरिजिनेटेड लॉ है. यानी कि सबसे पहले दुनिया में ब्रिटिशर्स लेकर के आए इन 17th सेंचुरी और इंडिया के अंदर भी ब्रिटिशर्स ने ही ये सेडिशन लॉ को इंट्रोड्यूस किया है. सेडिशन आई होप आप समझते होंगे देशद्रोह या राजद्रोह, सरकार के खिलाफ रेबेल करना या देश के खिलाफ रेबेल करना. मोर और लेस एक ही बात मानी जाती है. यही कन्फ्यूजन है. आगे हम डिटेल एनालिसिस में यही देखेंगे कि सेडिशन को लेकर के यही एक कन्फ्यूजन है और कई सारे लोगों ने इस पर अलग अलग ओपिनियन दिए हैं. तो मुद्दा ये है कि सेडिशन पे कानून ब्रिटिशर्स ने पूरे दुनिया में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश सोसाइटी में और इंडिया के अंदर भी ब्रिटिशर्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया. जब ब्रिटिश के अंदर या ब्रिटेन के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो एज पर दैट लॉ एनी ओपिनियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड द मोनार्क वाज टू बी ट्रीटेड एज सेडिशन एंड वाज टू बी पनिश्ड. और इसी तरीके का कानून फिर इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने 1870 में इंट्रोड्यूस किया थ्रू आईपीसी सेक्शन 124A. आई होप आपको पता होगा कि जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं उनको कोडिफाई किया गया है आईपीसी के अंतर्गत. तो आईपीसी सेक्शन 124A के अंतर्गत एक क्रिमिनल एक्टिविटी को कोडिफाई किया गया है जिसको हम लोग सेडिशन कहते हैं. और सेडिशन के अंदर अगर आप सेडिशन के अंदर बुक होते हैं और आपको गिल्टी पाया जाता है तो 3 साल तक की सज़ा हो सकती है. अब ज़रा समझते हैं कि आखिर ब्रिटिशर्स ने ये लॉ क्यों इंट्रोड्यूस किया. ये एक मेजर डिबेट है. इस पर एक अलग से सवाल आ सकता है या तो पॉलिटी में नहीं तो एसए में कि क्या ब्रिटिश एरा लॉ को हमें दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत है या ब्रिटिश एरा के सारे इंस्टीट्यूशंस को हमें दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत है. क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो भी कानून बनाए या जो भी इंस्टीट्यूशंस बनाए उसका ऑब्जेक्टिव ही अलग था. पुलिस को लेकर के भी यही सवाल उठाया जाता है कि जो ये पुलिस एज एन इंस्टीट्यूशन है इसको तो ब्रिटिशर्स ने बनाया और उसका गोल ही अलग था, लोगों को दबा करके रखना. तो क्या हमें दोबारा से इसको रिव्यू करके और एक नया इंस्टीट्यूशन बिल्कुल नए सिरे से विथ न्यू रूट्स बनाने की ज़रूरत है. सेम क्वेश्चन इज रेज्ड विथ रिस्पेक्ट टू दिस सेडिशन लॉ इन इंडिया. क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जब लाया तो उनका इंटेंशन अलग था. दे हैड टू सप्रेस एनी क्रिटिसिज्म ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. और उसी कानून को हम अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं. तो नेचुरली इट विल लीव सम स्पेस फॉर मिसयूज़. होता क्या था ब्रिटिश टाइम में कि कोई भी जेन्युइन क्रिटिसिज्म भी अगर किया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का तो ब्रिटिश सरकार सेक्शन 124A लगा करके और उस इंसान को 3 साल की सज़ा दे देती थी. तो ब्रिटिशर्स ने तो इसका इस्तेमाल काफ़ी टाइम तक किया इन ऑर्डर टू सप्रेस एनी रिवोल्ट्स लाइक 1857. 1857 में जब रिवोल्ट आया तब तो ये कानून नहीं था, लेकिन उसके बाद इस तरह की किसी भी रिवोल्ट की संभावना को दबाने के लिए वो पहले ही सेक्शन 124A का इस्तेमाल कर लेते थे. अगर थोड़ी सी हिस्ट्री देखी जाए तो इट वाज ओरिजिनली ड्राफ्टेड बाय थॉमस मैक्यूले. वही जो एजुकेशन से के जो मैक्यूले माइन्यूट के लिए पॉपुलर हैं ये इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कराने के लिए. तो आपने बेसिक हिस्ट्री में ज़रूर पढ़ रखा होगा इनके बारे में. तो ये थॉमस मैक्यूले ने ही ये सेक्शन 124A सेडिशन को भी ड्राफ्ट किया है. And it was introduced, as I said, in 1870. But it is continued till day. अब जैसा कि मैंने आपको बताया ब्रिटिशर्स ने तो इसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह डेवलप किया था इन ऑर्डर टू सप्रेस एनी डिसेंट फ्रॉम द इंडियन साइड. जो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट के लीडर्स थे वो किसी भी तरीके का जेन्युइन क्रिटिसिज्म भी करते थे तो ब्रिटिशर्स सेक्शन 124A का इस्तेमाल उनके खिलाफ करते थे. इसके 2 क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं. बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट किया गया 1897 में और 18 महीने के लिए उनको सज़ा सुनाई गई
जस्ट बिकॉज ही क्रिटिसाइज्ड द गवर्नमेंट फॉर मिस हैंडलिंग प्लेग। तो बॉम्बे और आसपास के एरिया में 1897 के आसपास में प्लेग फैला हुआ था और उस प्लेग में ब्रिटिश सरकार ने मतलब काफ़ी इनह्यूमन तरीके से प्लेग को टैकल करने की कोशिश की। अगर एक भी इंसान पे उनको डाउट हो जाता था कि ये प्लेग से इन्फेक्टेड हो सकता है तो उसको पूरे परिवार से सेग्रीगेट करके ज़बरदस्ती कहीं दूर कैंप में रख देते थे, जहाँ पे उसकी बेहतर केयर ना होने के कारण उस इंसान की डेथ भी हो जाती थी। तो मतलब इनह्यूमन तरीके से उन्होंने प्लेग के सारे मुद्दे को टैकल किया और इस कारण से बाल गंगाधर तिलक जी ने अलग अलग अखबारों में, जैसे वो अलग अलग केसरी, मराठा, ये सब अखबार जो छापते थे वहाँ पे उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया ब्रिटिशर्स के इस अप्रोच को और इस कारण से उनको 18 महीने की जेल कर दी गई। अब ये तो जेन्युइन क्रिटिसिज्म था। ठीक वैसे ही महात्मा गांधी को भी 6 साल की सज़ा सुनाई गई under section 124A for some of his articles that he wrote in Young India criticizing the British government। और जब महात्मा गांधी को ये सज़ा सुनाई गई 6 साल की अंडर सेक्शन 124A, तो उस टाइम में महात्मा गांधी ने एक काफ़ी क्लासिक स्टेटमेंट दिया था जो आपको याद रखना चाहिए। He said sedition law under section 124A is prince of all political sections of Indian penal code designed to suppress civil liberties। महात्मा गांधी ने कहा कि वैसे तो आपकी ब्रिटिश सरकार है ही यहाँ हमारे सिविल अधिकारों को दबाने के लिए, लेकिन जितने भी आपने कानून बनाए हैं हमारे सिविल लिबर्टीज़ को दबाने के लिए, उसमें से सबसे खतरनाक कानून तो यही है। और उसको डेरोगेटरी तरीके से या मॉकिंगली मजाक उड़ाने का तरीका, क्योंकि महात्मा गांधी के लिए जेल जाना फॉर द नोबल कॉज, फॉर द फ्रीडम मूवमेंट, कोई उनके लिए कोई सीरियस कंसर्न नहीं था। तो जब उनको 6 साल की सज़ा सुनाई गई तो उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि आपने जितने भी कानून बनाए हैं हमें दबाने के लिए, उसमें से ये वाला कानून सबसे अलग है, एंड इट इज़ प्रिंस ऑफ ऑल पॉलिटिकल सेक्शंस ऑफ इंडियन पेनल कोड टू सप्रेस आवर सिविल लिबर्टीज़। तो मुद्दा ये है कि ये कानून ब्रिटिश टाइम से आज तक चल रहा है। ब्रिटिशर्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था विथ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। नेचुरल सी बात है, अगर ये आज तक चल रहा है तो अभी भी इसके कुछ मिसयूज होने के चांसेस होंगे। और यही कारण है कि सेडिशन चार्जेस जब भी किसी भी इंडिविजुअल पे लगाए जाते हैं तो उस पर क्रिटिसिज्म किया जाता है। क्योंकि देखो, देशद्रोह और राजद्रोह 2 अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। ये महात्मा गांधी ने भी कहा था। देशद्रोह, देश के खिलाफ द्रोह करना, देश के खिलाफ जाना, और राजद्रोह मतलब सरकार को क्रिटिसाइज़ करना। अब दोनों को इक्वेट कर दिया जाता है। सरकार को आपने थोड़ा भी क्रिटिसाइज़ किया, और भाई डेमोक्रेसी में तो सरकार को क्रिटिसाइज़ करने का लोगों को हक होना चाहिए, थोड़ा भी क्रिटिसाइज़ किया तो कभी कभार लोगों पे सेक्शन 124A लगा दिया जाता है। यही मेन कंसर्न है आज के टाइम में कि क्या हमें इस कानून को दोबारा से रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो अलग ऑब्जेक्टिव से इसको इम्प्लीमेंट करते थे। एनी जेन्युइन क्रिटिसिज्म टिल डे इज मेट विद सेडिशन चार्जेस इन मेनी केसेस। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, there 49 people in Bihar were subjected to this sedition charges just because they wrote a letter to Prime Minister of India कि सर हमारे यहाँ पे काऊ प्रोटेक्शन के नाम पे मॉब लिंचिंग की जा रही है। उनके खिलाफ सेडिशन चार्जेस लगा दिया गया। कई सारे जर्नलिस्ट हाथरस, यूपी के अंदर हाथरस रेप केस बहुत ही हीनस क्राइम हुआ था, उसको कवर करने जा रहे थे, उनके खिलाफ सेक्शन 124A लगा दिया गया। यूपी गवर्नमेंट ने कई सारे लोगों के खिलाफ सेक्शन 124A लगा दिया। पिछले साल जब सेकेंड वेव के दौरान ऐसी खबरें निकल के आ रही थी कि इतनी ज़्यादा डेथ्स हो गई हैं कोविड के कारण कि लोगों के पास अब क्रेमेटोरियम ग्राउंड में जगह नहीं बचा, तो वो डेड बॉडीज़ को गंगा नदी में डिपोज कर रहे हैं। तो उसके गंगा नदी में फ्लोटिंग डेड बॉडीज़ की फ्लोटिंग वीडियोस को रिलीज़ करने पे जस्ट टू एक्सपोज द गवर्नमेंट ऐसा कुछ लोगों ने किया, तो उनके खिलाफ भी सेक्शन 124A लगा दिया गया। अब ये देशद्रोह है या राजद्रोह है, दैट वाज अ क्वेश्चनेबल थिंग। तो मुद्दा ये है कि ये चीज़ अब बार बार डिस्कशन में आ रही है कि सेक्शन 124A का मिसयूज हो रहा है, और जिस तरीके से ब्रिटिशर्स मिसयूज करती थी वैसे ही कुछ कुछ केसेस में गवर्नमेंट्स भी इसका मिसयूज कर रही हैं। और भी कुछ डाटा देखते हैं जस्ट टू प्रूव कि सेडिशन केसेस या सेडिशन लॉ का सही उपयोग नहीं हो रहा है। द कन्विक्शन रेट इज़ ओनली 3.3%, यानी कि 100 में से सिर्फ 3.3% केसेज में प्रूफ हो पाता है कि हाँ सच में इसने सेडिशन या देशद्रोह किया है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर केसेज में सेडिशन केसेस लगा दिए जाते हैं, चार्जेस लगा दिए जाते हैं जस्ट टू स्टॉप द पर्सन। जैसे यहाँ पे और डाटा देखिए,
326 सेडिशन केसेस फाइल्ड सिंस 2014 to 19, ओनली 6 कन्विक्टेड। सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ हैं? असम में। पिछले 5 सालों में 2014 से लेकर के 2019 में सबसे ज़्यादा केसेज अगर किसी स्टेट में तो आसाम में। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, एपीसी में आप मेंशन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि सेडिशन केसेस का इस्तेमाल कर रही हैं कई स्टेट गवर्नमेंट्स एज ए टूल। ये डाटा इस तरह डायरेक्शन में इंडिकेट करता है और इसी कारण से ये हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो, सेडिशन को लेकर के कई सारे डिस्कशन हैं कि सेडिशन ज़रूरी है, इसको रखना चाहिए या क्यों ज़रूरी है, नहीं है। तो देयर हैव बीन मैनी आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सेक्शन 124A कि इसको क्यों हटाया जाना चाहिए। तो एंटी डेमोक्रेटिक है भाई, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में सरकार को क्रिटिसाइज़ करने का, डिसेंट का अधिकार होना चाहिए और सेडिशन जो है कहीं ना कहीं हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे लिमिटेशन लगाता है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ वायलेटिंग आवर फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 19(1)A ऑल्सो। इट इज़ आउटडेटेड लॉ ऑल्सो, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी कि कानून बनाया था ब्रिटिशर्स ने, उनके गोल्स अलग थे और आज के टाइम में आज की सरकार और इसका अप्रोच अलग होना चाहिए। देश बदल चुका है, सिस्टम बदल चुका है, अप्रोच बदल चुका है, तो कानून भी बदलना चाहिए। उसके अलावा सेडिशन लॉ होने के कारण, सेक्शन 124A होने के कारण मीडिया जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मानी जाती है उसके ऊपर भी कई सारे लिमिटेशंस हैं। मीडिया को भी नहीं पता चलता कि क्या आर्टिकल हम लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं, किस केस में आपके खिलाफ सेडिशन चार्जेस लग सकता है। अब आज ये आर्टिकल मैं कवर कर रहा हूँ, आप समझ सकते हैं कि सेडिशन का क्या चिलिंग इफेक्ट होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे। आज जब मैं आर्टिकल कवर कर रहा हूँ तो मैं वही सारी बातें बता रहा हूँ जो अखबारों में या आर्टिकल्स में आया है। ये टाइम हेजिटेटिंग कि ऐसा ना हो कि मैं कुछ ऐसी बात बोल जाऊँ जो सरकार को या किसी भी सरकारी एजेंसीज को सेडिशन की तरह लगे, जबकि मैं जस्ट वही सारी बातें कह रहा हूँ जो अलग अलग जगहों पे आई हैं। तो कहीं ना कहीं सेडिशन जो एक वेग कानून है उसके कारण आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे एक लिमिटेशन लगता है। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड, दुनिया के अगर आप देखें तो कई गिने चुने ही देश हैं दोज हु आर कंटिन्यूइंग विद दिस सेडिशन लॉ, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव डन अवे विद दिस सेडिशन लॉ। For example, countries like Saudi Arabia, Malaysia, Iran, Uzbekistan, Sudan, Senegal, Turkey, only such countries around the world are now continuing with sedition laws, otherwise most of them have repealed it. तो ये तो हमने देखा आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सेक्शन 124A, आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ सेक्शन 124A। ऐसा नहीं है कि इसके बस निगेटिव्स एंड निगेटिव्स ही हैं, इसकी ज़रूरत भी है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि बिना सेडिशन केसेस के या बिना सेडिशन कानून के देश में और ज़्यादा लॉलेसनेस हो सकता है। कैसे ज़रा देखते हैं। जो इनके सपोर्टर्स उनका मानना है कि हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए सेक्शन 124A का बना रहना जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में अभी भी कई सारे एंटी नेशनल सेक्शनिस्ट या इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे माओइस्ट इंसर्जेंसी एंड ऑल। अगर उस केस में सेक्शन 124A भारत सरकार या उनकी एजेंसीज़ के पास नहीं होगा तो फिर इस तरह के जो इंसर्जेंट या रेबल ग्रुप्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए या प्रोसिक्यूट करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट टूल है वो मिसिंग होगा। उसके अलावा डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए तो दोनों ही सपोर्टर्स या क्रिटिक्स दोनों ही कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है। क्रिटिक्स कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म जो है वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, इसलिए सेडिशन लॉ को हटाया जाए। जो सपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो हमारी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है, अगर उसको हमने पावर नहीं दिए, पावर्स लाइक 124A एंड ऑल, तो ये जो माओविस्ट ग्रुप्स हैं, इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को भी हटा सकती हैं, दबा सकती हैं, उनके खिलाफ वायलेंस कर सकती हैं और सरकार के पास लीगल टूल्स ही नहीं होगा इनको दबाने का। सो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए सेक्शन 124A जरूरी है। तो दिस इज़ हाउ डेमोक्रेसी के सपोर्टर्स और डेमोक्रेसी मतलब सेक्शन 124A के सपोर्टर्स और 124A के क्रिटिक्स दोनों ही कहते हैं कि सेक्शन 124A इज नीडेड फॉर डेमोक्रेसी। अब जरा देखते हैं कि आखिर सेक्शन 124A कब इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी वेग कॉन्सेप्ट है। क्या होगा देशद्रोह, क्या होगा राजद्रोह, ये समझ नहीं आता है। 2-3 दिनों पहले एक स्टूडेंट मेरे पास आ गए क्लास के बाद कि सर ये राज ठाकरे ने कहा कि मैं हनुमान चालीसा बजाऊंगा ज़ोर ज़ोर से लाउड स्पीकर पे, तो उनके खिलाफ सेडिशन चार्जेस लगाया जा रहा है। तो इस हनुमान चालीसा बजाने से सेडिशन चार्जेस कैसे लग गया? सो उनका कन्फ्यूजन काफ़ी जेन्युइन था कि हनुमान चालीसा बजा रहे हैं तो उसको सेडिशन देशद्रोह कैसे हो गया। तो ये क्लैरिटी नहीं थी, इनफैक्ट अभी तक नहीं है कि सेडिशन चार्जेस कब कब लग सकता है, कब कब नहीं लग सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में केदारनाथ सिंह केस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन करने की कोशिश की कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ एक्चुअली में सेक्शन 124A के अंतर्गत आने चाहिए। तो ये जो केदारनाथ सिंह केस था, इसमें सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेडिशन चार्जेस सेक्शन 124A को क्वेश्चन किया गया था कि इट इन्फ्रिंजेज और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटेड अंडर 19(1)A। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, दे आर सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस एंड दैट इज़ वाई सेक्शन 124A कैन नॉट बी रिजेक्टेड कंप्लीटली एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसी केदारनाथ सिंह केस में फिर कुछ गाइडलाइंस भी दे दिए कि कौन कौन सी एक्टिविटीज सेडिशन के अंतर्गत गिनी जानी चाहिए। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, it said that any act involving the tendency to incite violence can be charged under section 124A। तो अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो वायलेंस को भड़काने की कोशिश करे सरकार के खिलाफ या दो अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में वायलेंस भड़काने की कोशिश करे, सरकार के खिलाफ वायलेंस भड़काने की कोशिश करे, तो वैसे एक्टिविटीज़ को सेडिशन चार्जेस सेक्शन 124A के अंतर्गत गिना जाना चाहिए। सिर्फ अगर आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो फिर उसको सेक्शन 124 के अंतर्गत नहीं गिना जाना चाहिए। लेकिन वायलेंस भड़काने की कोशिश करना भी, ये स्टेटमेंट भी एक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, वेग स्टेटमेंट है, क्योंकि कुछ जर्नलिस्ट दिल्ली से हाथरस जा रहे हैं एक हीनस रेप केस को कवर करने के लिए। अब वो कहेंगे कि सर हम कहाँ वायलेंस भड़का रहे हैं, लेकिन सरकार, यूपी सरकार ने कहा कि तुम यहाँ पे इस इशू को इस तरह से दिखाओगे कि लोगों का गुस्सा भड़केगा सरकार के खिलाफ या आपस में कम्युनिटी के ईच अदर, और फिर वायलेंस भड़कने के चांसेस हैं। तो यही, अब जैसे ये पर्टिकुलर केस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि राज ठाकरे तो बोल रहा है कि मैं तो हनुमान चालीसा बजा रहा हूँ जी, लेकिन सरकार ने सेक्शन 124A लगाया ये कह के कि कहीं ना कहीं आप ये हनुमान चालीसा बजा करके दो कम्युनिटी के बीच में हेट्रेडनेस क्रिएट करा के वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 124A सेडिशन चार्जेज आर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, बट उसकी एप्लीकेशन को लिमिट करने की कोशिश की और कहा कि टेंडेंसी टू इनसाइट वायलेंस कैन बी चार्ज अंडर सेक्शन 124A बट द मिसयूज कंटिन्यूज। सवाल यह है कि क्या केदारनाथ सिंह जजमेंट के बाद क्या मिसयूज ऑफ IPC 124A कम हो गया है? आंसर इज नो। हमने अभी भी डाटा देखा, अभी भी पिछले 5 साल में हमने देखा कि कन्विक्शन रेट इज हार्डली 3%, यानी कि मिसयूज होते रहे हैं। और इसी कारण से दोबारा से ये इशू न्यूज़ में आया है। वापस से कई सारे सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर जो इमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, उन्होंने मिल करके एक पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अगेन चैलेंजिंग द लीगैलिटी ऑफ सेक्शन 124A। तो जो केदारनाथ सिंह केस में हुआ था 1962 में, 60 साल बाद फिर से हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में फिर से पिटीशन फाइल किए गए हैं कि सर ये जो सेक्शन 124A है IPC का, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको प्लीज रीचेक किया जाए। एंड दे हैव क्लेम्ड कि दिस पर्टिकुलर सेक्शन 124A वायलेट्स मेनी फंडामेंटल राइट्स गारंटेड अंडर आर्टिकल 14, 19(1)A, आर्टिकल 21। और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कल के दिन यानी कि 10 मई 2022 को वापस से सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश दिए हैं भारत सरकार को। सबसे पहला आदेश दिया है कि जब तक सेडिशन लॉ का रिव्यू नहीं हो जाता है कि ये कैसे अप्लाई होगा और क्या क्या उस पर लिमिटेशंस होंगे, तब तक कोई भी नया सेडिशन चार्जेस किसी के ऊपर नहीं लगाया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड द सेंटर टू पुट एट अबेंस लॉजिंग ऑफ सेडिशन केसेस टिल री एग्जामिनेशन ऑफ दिस लॉ। तो कोई भी नया किसी भी इंसान के ऊपर सेडिशन चार्जेस नहीं लगाओगे जब तक इसका रिव्यू नहीं हो जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ ये कहा है कि हम नहीं देखेंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट विल नॉट री लुक on the section 124A. It will be the central government itself that will have to review and re-look the section 124A, and then they have to submit an affidavit in the Supreme Court कि सर हमारे हिसाब से सेक्शन 124A में ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लगाने के बाद इसको अप्लाई किया जाना चाहिए। तो क्या उसमें चेंजेस करने हैं, ये पावर या ये रिव्यू का प्रोसेस जो है सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के लिए छोड़ा है। और सेंटर टू सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार ने क्या कहा है कि येस वी विल री लुक एट दिस सेडिशन लॉ
और आप हमें थोड़ा बहुत वक्त दीजिए। तो देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट क्या और उसमें प्रोटेक्शन लेकर के आती है। लेकिन ये मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को दे दिया, और कहीं ना कहीं सरकारें तो चाहेंगी कि स्ट्रिंजेंट सेक्शन 124A बना रहे ताकि उनके हाथ में पावर बना रहे। तो देखते हैं कि कितना उसको डाइल्यूट करती है भारत सरकार, क्या उसमें और नए चेक्स एंड बैलेंसेज लेकर के आती है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये मेंस में इस तरह का प्रैक्टिस सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो इस सवाल को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हेल्प ऑफ दिस hints that I have given here. The next article is about Saubhagya scheme and this topic is important from our syllabus GS paper 3 infrastructure point of view. देखो, सौभाग्य स्कीम 2017 में स्टार्ट किया गया था। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। इसका पर्पस ही है टू एंश्योर यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इंडिया के अलग अलग कोनों में इलेक्ट्रिफिकेशन की कनेक्शन दे दी जाए। अंडर सौभाग्य स्कीम फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस आर प्रोवाइडेड टू ऑल हाउस होल्ड्स इन रूरल एरियाज। अर्बन एरिया में नहीं, रूरल एरिया में, चाहे APL हो या BPL हो, फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दी जाती है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन भारत सरकार के अंदर ये एजेंसी आती है। इसको काम दिया गया है इस सौभाग्य स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जितनी भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जिनको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं डिस्कॉम्स, इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर डिस्कॉम्स या स्टेट पावर डिपार्टमेंट्स या कोऑपरेटिव्स, इन सब को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है भारत सरकार द्वारा अंडर सौभाग्य स्कीम। और जो बेनिफिशियरीज होंगे रूरल एरियाज़ में, उन सब का डाटा निकाला जा रहा है फ्रॉम सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011। सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस क्या होता है, ये नॉर्मल सेंसस से कैसे अलग है, कैसे 2011 में इसको कराया गया था, ये मैंने पहले भी कराया हुआ है न्यूज़पेपर एनालिसिस में लगभग 1 साल पहले। अगर आपको नहीं पता होगा तो लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन, मैं फिर से इसको बता दूंगा। सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में सिर्फ जाकर के जनगणना नहीं की जाती है, देखा जाता है कि आपके घर में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो उसमें एक चीज़ ये भी गिनी जाती है कि क्या आपके घर में इलेक्ट्रिफिकेशन है या नहीं, और सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के डाटा के बेसिस में ही फिर इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया जा रहा है। सो दिस इज़ हाउ SECC ऑफ 2011 इज़ बीइंग हेल्पफुल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सौभाग्य स्कीम। क्यों पढ़ रहे हैं, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने हाल फिलहाल में मेघालय एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड के हेडक्वार्टर में कुछ छापा मारा। वहाँ पे कुछ सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत पैसा मिला था उनको, जिसको उन्होंने ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। अब ये न्यूज़ अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने ये न्यूज़ नहीं पढ़ाया, लेकिन येट आई टुक दिस टॉपिक ताकि मैं आपको सौभाग्य स्कीम के बारे में बता सकूँ। कभी भी इलेक्ट्रिफिकेशन पे सवाल आ जाए तो आप इसको पासिंग रेफरेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं मेंस में, और पीटी में तो सीधा सीधा सवाल इस तरह का आपसे पूछा ही जा सकता है। तो प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स। साइक्लोन के नेमिंग पे UPSC ने 2014 में मेंस में सवाल पूछा था। साइक्लोन के मैकेनिज्म पे नहीं, नाम पे, कि आखिर साइक्लोन्स के नाम कैसे रखे जाते हैं। आपने सुन रखा होगा, हाल फिलहाल में आप रोज़ अब न्यूज़ में सुन रहे होंगे साइक्लोन आसानी आ रहा है जो आंध्र प्रदेश को हिट करने वाला है। तो साइक्लोन कैसे बनता है, कैसे, क्या उसकी मैकेनिज्म होती है, तो सब आप जानते ही हैं, राइट। और आपको बेसिक ज्योग्राफी में ज़रूर पढ़ाया गया होगा कैसे साइक्लोन बनता है। अगर आपको रिवाइज़ करना है, मैंने कराया हुआ है साइक्लोन कैसे बनता है और क्या उसका मैकेनिज्म होता है। ये मैं 17 मई 2021 के न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैंने बताया है, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स। तो आप उसको जा करके देख सकते हैं, और अदरवाइज लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन में उसको फिर से डिस्कस कर लूँगा। तो साइक्लोन क्या होता है, कैसे बनता है, ये आप बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। लेकिन आज इस आर्टिकल की मदद से हम देखेंगे हाउ टू नेम और हाउ द साइक्लोन्स आर नेम्ड। क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, तो आपने ज़रूर सुन रखा होगा कि हमारे जो बे ऑफ बंगाल रीजन में एक साइक्लोन बना है, साइक्लोन आसानी, विच इज़ नाउ मूविंग टुवार्ड्स द इंडियन कोस्ट एंड मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी हिटिंग उड़ीसा और आंध्र प्रदेश टुडे इटसेल्फ। तो थोड़े बहुत इम्पैक्ट हमारे स्टेट आसाम तक दिख सकता है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, हर जगह पे थोड़े बहुत इम्पैक्ट दिखेंगे, लेकिन इट विल मेनली फॉल इन आंध्र प्रदेश, ऐसा बताया जा रहा है। अब जरा देखते हैं, मैंने बताया मैकेनिज्म के लिए आप या तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आप पहले से भी जानते होंगे, लेकिन आज मैं इस आर्टिकल की मदद से बताऊंगा नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स। ये आर्टिकल इसी पर डील कर रहा है, फ्रॉम अम्फान टू आसानी, हाउ एंड वाई दिस साइक्लोन्स आर नेम्ड। आखिर इनका नाम रखा क्यों जाता है। तो नाम रखने का प्रोसेस 2000 में स्टार्ट हुआ, ईयर 2000 में, जब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक रीजन के कंट्रीज़ जैसे बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड ने मिल करके फैसला लिया
कि हम लोग साइक्लोन्स की नेमिंग करेंगे। तो इसके लिए क्या करना था, हर एक कंट्री ने अपने अपने कुछ लिस्ट भेजे कि भाई मेरे हिसाब से अगर कोई साइक्लोन आता तो उसका ये नाम होना चाहिए। जैसे बांग्लादेश ने नाम भेजा निसर्ग, बिपरजॉय और नब। तो हम बांग्लादेश का क्यों देखें, हम इंडिया का देखते हैं। इंडिया ने भेजा गति, तेज, मोरासू, आग, व्योम, झार। तो इस तरीके से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एशिया पैसिफिक रीजन वाला जो सेगमेंट है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक, इनके कंट्रीज़ ने मिल करके साइक्लोन्स के अपने अपने क्या नाम होने चाहिए वो एक लिस्ट भेजी, और उस लिस्ट को ऐसे फिर एसिमुलेट कर दिया गया। और फिर कैसा सिस्टम कर दिया गया कि जब पहला साइक्लोन आएगा तो निसर्ग नाम रखा जाएगा, फिर बांग्लादेश से इन कंट्रीज़ को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया, और इन कंट्रीज़ के नाम के सजेशन को ऐसे लिस्ट में दे दिया गया। अब पहला साइक्लोन आएगा तो निसर्ग, फिर बांग्लादेश के बाद इंडिया की बारी, फिर ईरान की बारी, फिर मालदीव की बारी, फिर म्यांमार की बारी। इस तरीके से जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर बांग्लादेश का नंबर। तो इस तरीके से फिर साइक्लोन्स के नाम के प्रपोजल लिए गए, लिस्ट बनाई गई और साइक्लोन्स की नेमिंग शुरू हुई। देश बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव। 2018 में सम मोर कंट्रीज वेयर एडेड टू दिस लिस्ट। तो उसके बाद ईरान, कतर, सऊदी अरबिया, यूएई वेर ऑल्सो एंड येमेन वेर ऑल्सो एडेड। सो नाउ वी हैव 13 कंट्रीज, ईच कंट्री हैज़ गिवन 13 सजेशंस। तो टोटल 169 सजेशंस हैं। ये जो नया लिस्ट है अप्रैल 2020 में बनाया गया था, क्योंकि पुराना लिस्ट ख़त्म हो गया था, तो अप्रैल 2020 में ये नया लिस्ट बनाया गया। 13 देशों ने 13 सजेशंस दिए अपने साइड से, तो टोटल 169 नेम्स हैं। अब पहले बार में बांग्लादेश का नाम, फिर दूसरे इंडिया से दिया हुआ प्रपोजल, और इस तरीके से साइकिल चलती रहती है और साइक्लोन्स के नाम दिए जाते रहे। तो अगर आप देखो तो जो मौजूदा साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोन असानी, इसका नाम किसने दिया है? तो आप देखो तो श्रीलंका ने ये नाम दिया है साइक्लोन असानी। इसके पहले जो साइक्लोन है उसका नाम दिया गया साइक्लोन जवाड़, साहिन। तो श्रीलंका ने नाम दिया असानी। उसके बाद जो साइक्लोन आएगा इंडियन ओशन रीजन में, उसका नाम आएगा फ्रॉम थाईलैंड, जिसका नाम होगा सितारांग। साइक्लोन्स का आखिर नाम दिया क्यों जाता है? तो साइक्लोन्स का नाम इसलिए दिया जाता है ताकि लोगों को इसका नाम याद रहे और लोगों के अंदर साइक्लोन्स को लेकर के अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि देखो जब अम्फान आया था तो ये हुआ था, तो अगली बार जब साइक्लोन आएगा तो इस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और उसके अलावा मीडिया में या अलग अलग साइंटिफिक कम्युनिटी में कम्युनिकेट करना सरल हो जाता है अगर साइक्लोन्स को प्रॉपर नेमिंग दी जाए। तब लोगों को ये बताओ कि साइक्लोन नंबर 1.112, इस तरह के टेक्निकल नाम बताओगे तो लोग कन्फ्यूज होंगे ऑब्वियसली। इसलिए साइक्लोन्स को नाम दिया जाता है इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस एंड इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग adaptation and mitigation against cyclone in easy and manner to the common people। साइक्लोन्स के नाम देने के कुछ रूल्स भी हैं। द प्रपोज नेम शुड बी ए न्यूट्रल वन। कोई पॉलिटिकल फिगर ये नहीं दे सकते आप, कोई भी ऐसा नाम आप नहीं दे सकते जो जिसका कुछ रिलीजियस कैनोटेशन हो, जो किसी भी कंट्री के सेंटिमेंट को हर्ट कर सके, कल्चर या जेंडर से रिलेटेड हो, ऐसा कुछ भी नहीं देना है। मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी स्टेटमेंट या नाम नहीं देने हैं। इट शुड नॉट हर्ट एनी सेंटिमेंट ऑफ एनी पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। इट शुड नॉट बी वेरी रूड और वेरी क्रूअल इन नेचर। खतरनाक नाम नहीं देना है कि सुन के ही लोगों को डर लगे, भयानक और ऐसे कुछ नाम नहीं देने हैं। इट शुड बी शॉर्ट एंड ईजी टू रिमेंबर। इट शुड मैक्सिमम लेंथ इज 8 लेटर्स। तो ये सब याद रखना। मेंस में पूछा था 2014 में यूपीएससी में, तो मुझे लगता है एपीएससी यूज कर सकता है। इट्स प्रोनाउंसिएशन शुड बी वेरी इजी एंड नेम शुड नॉट बी रिपीटेड। एक बार जो नाम दे दिया और दोबारा नाम नहीं देना है, कुछ नया नाम देना है। तो देखिए इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। इनफैक्ट आई थिंक मैंने ऑप्शंस गलत अरेंज कर दिए हैं। आई विल हैव टू पुट श्रीलंका हियर। यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डॉक्टर कृष्णकांत हॉन्डीक। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज़ पॉइंट ऑफ व्यू। आपको पता होगा जिन्होंने भी इस बार का एपीएससी मेंस दे रखा है, पर्सनालिटी रिलेटेड कई सारे सवाल पूछे गए हैं और वही पर्सनालिटीज़ पे सवाल पूछे गए हैं जो किसी कारण से न्यूज़ में थे। तो डॉक्टर कृष्णकांत हांडीक वेल नोन पर्सनालिटी हैं और ये अब न्यूज़ में भी हैं, इसलिए इनसे रिलेटेड आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों ये न्यूज़ में है? बिकॉज ही रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 78। फिर डॉक्टर कृष्णकांत हांडीक साहब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। फॉर्मर एचओडी ऑफ संस्कृत डिपार्टमेंट ऑफ झांसी एचएनएस कॉलेज। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विनर ऑफ बॉकुल पोनोर कॉबी अवार्ड, लाइफ मेंबर ऑफ आसाम साहित्य सभा,
an erudite scholar of Assamese and Sanskrit. ही इज़ नोन फॉर बिहू ट्रूप्स इन असम। तो बिहू से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में जज का रोल निभाते रहे हैं। ही वॉज अवार्डेड विद अनुनीति सतरास एंड ऊजास ऑफ डिया नाम। तो ये सब कुछ और चीज़ें, और एग्ज़ाम से पहले डॉक्टर कृष्णकांत हांडिक साहब के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, इनके नाम के बाद कितने सारे यूनिवर्सिटीज़ और सब चलाए जा रहे हैं। तो इस साल के लिए डॉक्टर कृष्णकांत हांडिक इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी एज फार एज APSC PT एंड मेंस इज कंसर्न। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। टोर्नाडोज आर फॉर्म्ड ऑन लैंड अनलाइक साइक्लोन, दे एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड US इज द मोस्ट इम्पैक्टेड कंट्री, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब के टेम्परेचर इक्वल कब होगा? इक्वल तभी होगा जब ड्राई बल्ब और वेट बल्ब इक्वल तभी होगा जब मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाए एटमॉस्फेयर में, कि अब नया कोई वेपोरेशन हो ही ना सके, यानी कि एयर इज़ फुल्ली सैचुरेटेड एंड इट हैज़ रीच्ड ड्यू पॉइंट। ये दोनों कंडीशन मोर और लेस एक ही है। व्हेन एयर गेट्स ऑलमोस्ट सैचुरेटेड देन यू रीच टू द ड्यू पॉइंट। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।